जरा एक बार इमेजिन करो, चैट जीपीटी का ओनर सैम ऑल्टमैन एआई समिट अटेंड करके इंडिया से वापस अमेरिका जा रहा होता है एंड उसके सर पे कोई सुतली बॉम्ब फेंक देता, तो क्या मोदी जी का रिएक्शन आता? डेफिनेटली आता। तो भैया ईरानियन वॉरशिप पे जो टर्पीडो फेंका गया है उस पे 56 इंच का रिएक्शन क्यों ना आ रहा? जस्ट अनदर डे इन 56 इंचेस लाइफ। न्यूज अभी तक आप लोगों ने देख ली होगी कि ईरानियन वॉरशिप जो कि इंडिया आया था एक नेवल एक्सरसाइज के लिए एंड काफी दिन वो लोग इंडिया में रह करके गए। वो जब वापस जा रहे थे तो श्रीलंकन कोस्ट के पास अमेरिकन टर्पीडो ने उसको अटैक किया। 180 लोगों के आसपास उस वॉरशिप पे थे एंड सिर्फ 35 लोगों के आसपास लोगों को बचाया जा चुका है। उसके अलावा या तो मिसिंग है लोग या फिर मारे जा चुके हैं। एंड ये जो बचाया गया है ये भी मैं आपको बताना चाहता हूं, ये हमने नहीं बचाया है, ये श्रीलंका वालों ने आके बचाया है। अबे क्या कर रहे हैं हम लोग? मतलब कितनी घटिया बात है। हम लोग और देश के लोगों को अपनी नेवल एक्सरसाइज में यहां पर बुलाते हैं, उसके बाद जब वो वापस जा रहे होते हैं अगर उनके ऊपर अटैक हो जाए तो हम लोग उनको बचाने भी नहीं जाते हैं। बचाना तो छोड़ दो, एक ट्वीट नहीं हो रहा मोदी जी से। अभी अटैक इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये अटैक इंडियन ओशन में हुआ। और हाँ, बहुत सारे लोग आएंगे बोलने कि अबे इंडियन ओशन कोई इंडिया का ओशन नहीं है, लेकिन मोदी जी ने इंडियन ओशन के बारे में क्या कहा था कुछ दिन पहले अभी आपको दिखाऊंगा। लेकिन उससे पहले आपको दिखाता हूं कि ये अटैक कितना सीरियस था। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद सिर्फ 2 बार ही ऐसे अटैक्स हुए अभी तक। पहला अटैक हुआ था 1971 में, इंडियन नेवी फ्रिगेट के ऊपर अटैक किया गया था पाकिस्तानी सबमरीन के द्वारा। 194 लोगों की यहां पर जान गई थी। उसके बाद दूसरा अटैक हुआ 1982 में, अर्जेंटीना नेवी क्रूजर के ऊपर अटैक किया था ब्रिटिश सबमरीन ने। 323 लोगों की यहां पर जान गई थी। एंड ये तीसरा अटैक है वर्ल्ड वॉर 2 के बाद, और वो भी ऐसी वॉर का अटैक जो वॉर मिडिल ईस्ट में इस टाइम पर चल रही है, लेकिन अटैक हुआ है यहां पर इंडियन ओशन के अंदर। मतलब मिडिल ईस्ट की वॉर अब हमारे बैकयार्ड में पहुंच चुकी है और ये हमारा बैकयार्ड ही है। अब देखो मोदी जी ने क्या कहा था ये तो मैं आपको बताऊंगा ही, लेकिन उससे पहले ऐसे सिनेरियोज में आखिरकार होता क्या है जब 2 कंट्रीज के बीच में वॉर चल रही हो और उनकी सेनाएं या फिर उनके नेवी के ऑफिसर्स, उनके शिप्स आमने सामने खड़े हो जाएं लेकिन वो वॉर जोन में ना हो। तो ऐसे में प्रोटोकॉल्स क्या कहती है? सबसे पहले यहां पर प्रोटोकॉल कहते हैं कि आप उनको ब्लॉक कर सकते हो, यानी कि उनके रास्ते को रोक सकते हो एंड उनको वार्निंग दे सकते हो। यहां पर इनफैक्ट उनको प्रिवेंट कर सकते हो कि वो अपनी कंट्री तक वापस पहुंच पाए। वैसे तो ये भी इंडियन सीज में होना बहुत बड़ी बात है इंडिया के लिए, लेकिन ऐसा कर सकती थी यहां पर यूएस की नेवी, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। डिलिबरेटली यहां पर अटैक किया गया एंड लोगों की जान ली गई है। दूसरा वॉर का प्रोटोकॉल यहां पर ये कहता है कि अगर आपने किसी शिप के ऊपर अटैक कर दिया, आप वाटर्स में हो, 2 कंट्रीज हैं आमने सामने, तो अगर आपको उनसे कोई डेंजर वगैरह नहीं है तो आप उनके लोगों को जाकर के बचाओ। लेकिन ऐसा कुछ भी यहां पर यूएस की सबमरीन ने नहीं किया। 180 लोगों की शिप के ऊपर यहां पर टर्पीडो फेंका गया, उसके बाद उन 180 लोगों को मरने के लिए छोड़ दिया गया। एंड ये भी एक वॉर क्राइम सॉर्ट ऑफ ही होता है। इनफैक्ट यहां पर सिर्फ एक नहीं, ये एक के बाद एक यहां पर वॉर क्राइम कर रहे हैं और ये बात प्रूव भी इस टाइम पर होती चली जा रही है। रिसेंटली ईरान के एलिमेंट्री स्कूल पर अटैक किया गया था एंड वहां पर 150 से भी ज्यादा बच्चियों की मौत हो गई। इसको लेकर के अल जजीरा ने एक इन्वेस्टिगेशन करी है और ये पता चला है कि ये अटैक भी एक्चुअली में एक डिलिबरेट अटैक था, जहां पर दूसरी तरफ अमेरिका और इजराइल लगातार ये कह रहे हैं कि हम लोग सिविलियंस के ऊपर अटैक कर ही नहीं रहे हैं। यहां पर डोनाल्ड ट्रंप और नेतन्याहू पूरी तरीके से एक्सपोज हो जाते हैं। इनफैक्ट यूएस इस चीज को एक्नॉलेज भी नहीं कर रहा कि एलिमेंट्री स्कूल पे जो अटैक हुआ था वो यूएस ने ही किया था। व्हाइट हाउस की स्पोक्सपर्सन से यहां पर पूछा गया कि भैया इस अटैक के बारे में आपका क्या कहना है, यूएस ने किया था? तो उन्होंने कहा कि अभी इसके ऊपर वॉर डिपार्टमेंट इन्वेस्टिगेशन कर रहा है। आपको जरा दोबारा दिखाना चाहता हूं, ये जो शुरुआत में वीडियो थी ना जो टर्पीडो मारने वाली थी, ये वीडियो एक्चुअली में यूएस के वॉर डिपार्टमेंट ने ही जारी करा है। एंड ये लोग जहां पर भी अटैक करते हैं पॉसिबली उसके वीडियोस इनके पास होते हैं। लेकिन अब ईरान के इस एलिमेंट्री स्कूल अटैक से यूएस अपने हाथ खींचता हुआ यहां पर नजर आ रहा है कि हम तो इसकी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। अब इस पूरे मैटर के ऊपर श्रीलंका का रिस्पॉन्स यहां पर निकल कर आया एंड श्रीलंका ने ऑब्वियसली लोगों को भी वहां पर जाके बचाया, लेकिन श्रीलंका के फॉरेन मिनिस्टर तक का भी यहां पर बयान निकलकर सामने आया है। इसी के साथ ईरान के फॉरेन मिनिस्टर अरागची, इनका भी स्टेटमेंट आ चुका है एंड आपको दिखाना चाहूंगा। इन्होंने 2nd पैराग्राफ में लिखा है, फ्रिगेट देना, a guest of India's Navy carrying almost 130 sailor was stuck in international waters without a warning। यहां पर अरागची क्लियरली इंडिया को मेंशन कर रहे हैं, लेकिन इंडिया वाले कब मेंशन करेंगे इस अटैक को? इनफैक्ट इस पूरी सिचुएशन के ऊपर राहुल गांधी ने मोदी जी को घेरने का काम किया। राहुल गांधी का यह कहना है कि कॉन्फ्लिक्ट जो है हमारे बैकयार्ड तक पहुंच चुका है विद इन इरानियन वॉरशिप संक इन द इंडियन ओशन, येट प्राइम मिनिस्टर हैज सेड नथिंग। आगे लिखते हैं, एट अ मोमेंट लाइक दिस वी नीड अ स्टेडी हैंड एट द व्हील, इंस्टेड इंडिया हैज अ कॉम्प्रोमाइज्ड पीएम
who has surrendered our strategic autonomy. And actually में मोदी जी के एक्शन इस टाइम पर सरेंडर वाले ही लग रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप इस टाइम पर कितनी भी दादागिरी कर ले, मोदी जी चू तक नहीं कर रहे। कौन सी फाइल दबा रखी है ट्रंप तूने? बट सबसे इडियोटिक यहाँ पर भक्तों का रिएक्शन है। भक्तों ने इंडियन ओशन को ही डिसोन कर दिया है यहाँ पे। डियर कांग्रेस, इंडियन ओशन इज नॉट इंडियाज ओशन। अच्छा ओके। गब्बर कह रहा है यहाँ पर जस्ट बिकॉज इट्स नेम्ड इंडियन ओशन वी डोंट गेट टू ओन इट। एक और मैडम है कह रही है कि इंडियन ओशन इज नॉट इंडियाज ओशन, नॉट इंडियाज ओशन। अच्छा, लेकिन आपके पोपो तो कुछ और ही कह रहे थे यहाँ पर 5-6 महीने पहले। इंडियन नेवी के लिए मोदी जी ने कहा था कि भारतीय महासागर की गार्जियन की तरह तैनात है। द इंडियन नेवी स्टैंड्स एज द गार्जियन ऑफ द इंडियन ओशन। इनफैक्ट मोदी जी ने जोश जोश में आके ये भी कह दिया था कि इंडियन ओशन में अगर कुछ भी होता है तो सबसे पहले इंडिया ही हेल्प के लिए आता है। लेकिन यहाँ पर जो ईरानी वॉरशिप के ऊपर यूएस ने टर्पीडो फेंका है उसमें इंडियन हेल्प तो छोड़ दो, इंडियन ट्वीट भी नहीं आ रहा मोदू का। इनफैक्ट मैं आपको दिखाना चाहता हूं, ये लोग जो कह रहे हैं कि ये इंडिया ओशन नहीं है, ये सारे के सारे चाइनीज एजेंट है, क्योंकि ये चाइना के सुर में सुर मिला रहे हैं। 2015 का आपको एक आर्टिकल दिखाना चाहता हूं। चाइना ने कहा था कि इंडियन ओशन कैन नॉट बी द बैकयार्ड ऑफ इंडिया। एंड यही सेम बात यहां पर बीजेपी आईटी सेल के लोग बोल रहे हैं। भक्तों जैसा चोमू और कोई नहीं। कांग्रेस और उनके सपोर्टर्स को चाइना का एजेंट बोलते बोलते खुद ही चाइनीज बातें करने लग गए। अब जरा इसके ऊपर भी बात करना चाहता हूं कि इंडियन ओशन क्या इंडिया का ओशन है, और अगर इंडिया का ओशन नहीं भी है तो भी हमारे को यहां पर बॉदर्ड क्यों होना चाहिए। देखो, अगर टेक्निकली बात करी जाए तो सारा का सारा इंडियन ओशन कोई इंडियन टेरिटरी डेफिनेटली नहीं है, लेकिन इंडियन ओशन का नाम ही इंडियन ओशन इसलिए पड़ा क्योंकि इंडिया का बहुत बड़ा इंफ्लुएंस था इंडियन ओशन के ऊपर, और इंडियन ओशन के अराउंड सबसे ज्यादा जो लैंड पार्ट है वो इंडिया का ही है। फ्रॉम टाइम टू टाइम इंडियन ओशन पे यहाँ पर इंडिया का एक बहुत बड़ा इंफ्लुएंस देखा गया। इनफैक्ट रोमन्स और अरेबिक्स भी यहाँ पर इंडियन ओशन में इंडिया के एक बहुत बड़े इंफ्लुएंस को रिकॉग्नाइज करते थे। ये बात कोई नई नहीं है, बहुत पुरानी है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर समझो, अगर इंडियन ओशन इंडिया के ज्यूरिसडिक्शन में नहीं भी आता, लेकिन फिर भी इंडिया से इन्फ्लुएंस्ड एक ओशन है, इंडिया के आसपास का वाटर्स है, तो भी वहां पर अगर कोई किसी पे अटैक कर रहा है तो ये एक बहुत बड़ी बात है। इसको ऐसे समझ सकते हो जैसे कि क्या चाइना अटलांटिक ओशन में जाकर के यूएस के किसी शिप के ऊपर अटैक कर सकता है, या फिर क्या रशिया अटलांटिक ओशन में जाकर के यूएस के किसी शिप के ऊपर अटैक कर सकता है? नहीं कर सकता। तो आखिरकार अमेरिका इंडियन वाटर्स में आकर के किसी और के ऊपर अटैक क्यों कर रहा है? और उससे भी बड़ी बात यहां पर है कि ये लोग हमारे मेहमान थे। द हिंदू में एक आर्टिकल छपा है जहां पर विशाखापट्टनम के लोगों ने बताया है कि ईरान के नेवी के लोगों के साथ वहां के लोकल्स किस तरीके से थोड़े दिन पहले फोटोज खिंचवा रहे थे, एंड विशाखापट्टनम के लोगों को काफी अच्छा लगा उनको होस्ट करके, एंड काफी अच्छा वहां पर माहौल था। एंड वो लोग शॉक्ड हैं ये पूरी न्यूज सुनकर कि एकदम से उनके ऊपर अटैक कर दिया गया। लेकिन ना ना ना, नहीं बोलेंगे, तुम कितना भी कर लो वो नहीं बोलेंगे नरेंद्र। एंड आईटी सेल के चोमू के बारे में तो यहाँ पर क्या ही बोला जाए। थोड़े दिन पहले तक ये लोग अखंड भारत की बात कर रहे थे, श्रीलंका से लेकर अफगानिस्तान तक, ईरान, इराक, सब कुछ इन्होंने अखंड भारत में जोड़ रखा था। एंड अब ये लोग कह रहे हैं कि इंडियन ओशन कोई इंडिया का ओशन थोड़ी ना है। अब इस अटैक के ऊपर इंडियन गवर्नमेंट ने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया है। एंड आपको दिखाना चाहता हूं ईरान के जो एम्बेसडर है इंडिया में, उनका क्या कहना है। We have no anything. We have no any negotiation. We have no any send message, and because they started. The Indian side, have you spoken to the Indian side? Your conversation with the Indian side? You can ask from the Indian side. Yeah, thank you. अब इंडियन साइड तो इस पूरे मैटर पे खामोश है, लेकिन अमेरिका आखिरकार ऐसी दादागिरी कर क्यों रहा है? क्लियरली क्योंकि अमेरिका इस टाइम पर बौखलाया हुआ है, एंड पता नहीं ऐसी कौन सी फाइल्स है जो डोनाल्ड ट्रंप यहाँ पर छुपाने की कोशिश कर रहा है। इनफैक्ट डोनाल्ड ट्रंप ने अब तो ये भी क्लियर कर दिया कि अमेरिका ने ईरान पे इसलिए अटैक किया क्योंकि ईरान इजराइल के ऊपर अटैक करने वाला था। तालियां हो जाए। अभी तक अमेरिका ये कह रहा था कि हमने ईरान के ऊपर इसलिए अटैक किया क्योंकि वो लोग न्यूक्लियर वेपन्स बना रहे थे। अब ये कह रहे हैं कि हमने इसलिए अटैक किया क्योंकि वो लोग इजराइल पे अटैक करने वाले थे। क्लियरली ये लड़ाई अमेरिका की नहीं थी, लेकिन फाइल्स तो भैया दबानी पड़ेंगी। I think we have great support, and I think if we didn't do it first, they would have done it to Israel and give us a shot if that was possible. And if we didn't terminate the worst deal, one of the worst deals ever made, the Obama nuclear deal, I call it the Obama nuclear deal, where he gave everything to Iran, including a nuclear weapon. It was a road to a nuclear weapon. Bad things would have happened 4 years ago because they would have had a weapon 4 years ago if I didn't terminate that deal. इसी के साथ मोदी जी का अमेरिका में डंका बजना शुरू हो चुका है। एक अमेरिकन न्यूज चैनल मोदी जी के बारे में क्या बोल रहा है यार। That's exactly, but that's what happened, Cenk. That's what happened. These are not our allies. Okay? That's not an ally, man. They use and abuse. They don't care about our lives. They don't care about our soldiers' lives. They suck the life out of this country.
And now they're looking to India to see if they could suck the life out of that country. It looks like Narendra Modi opening up his legs to Israel. Congratulations. अरे मोदी जी कैसा वाला डंका बजना शुरू हो गया अमेरिका के अंदर। जो बात अमेरिका के जर्नलिस्ट मोदी जी के लिए कह रहे हैं मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही, मैं इसको बिल्कुल यहां पर कंडेम करता हूं, लेकिन ये डंका नहीं है डेफिनेटली। एंड ये क्यों हो रहा है? क्योंकि फालतू में हम लोग इजराइल को यहां पर अपना दोस्त बनाने पर तुले हो, एंड दूसरी तरफ वही इजराइल फालतू में लोगों को मार रहा है बिना किसी बात के। यहां पर मास मर्डर्स किए जा रहे हैं, पहले गाजा में और अब ईरान में। अब पहले हमारी नॉन अलाइनमेंट पॉलिसी थी, हम किसी की भी तरफ अलाइन नहीं थे, एंड ये बहुत अच्छी बात थी इंडिया के लिए, हमारे को बहुत इसका बेनिफिट भी मिला है अलग अलग वॉर्स के टाइम पे। लेकिन अब मोदी जी ने यहां पर झप्पियां डालना शुरू कर दिया है। मोदी जी की झप्पी डिप्लोमेसी शुरू हो चुकी है और खीकी डिप्लोमेसी शुरू हो चुकी है। मोदी जी ने इजराइल में जाकर ऐसी झप्पियां और खीकी करी है कि अब पूरे विश्व में मोदी जी का यहां पर डंका बज रहा है। जहां एक तरफ इंडियन मीडिया दिखा रही है कि हम विश्व गुरु हैं, लेकिन बाहर की मीडिया हमारे एंड मोदी के बारे में क्या बात कर रही है, ये डेफिनेटली बहुत अच्छी बात नहीं है। इस इमेज को हमारे को चेंज करना पड़ेगा और उसमें कई साल लग जाएंगे, एंड डेफिनेटली शुरुआत ट्रंप के आगे सरेंडर करके तो नहीं होने वाली। इसी के साथ आगे बढ़ना चाहता हूं, इंडिया के बारे में भी जरा बात कर लेते हैं। नीतीश कुमार काफी ज्यादा इस टाइम पर चर्चा में, क्योंकि नीतीश कुमार एक पहले ऐसे लीडर होने वाले हैं जो सीएम का पद छोड़ करके राज्यसभा जाने वाले हैं। अब अमेरिका ईरान को खत्म कर पाएगा ये नहीं पता, लेकिन मोदी जी ने नीतीश कुमार का करियर खत्म कर दिया है ऑलरेडी। नीतीश कुमार ने लंबा चौड़ा ट्वीट किया और ये लिखा कि मेरी तो इच्छा थी भैया राज्यसभा जाने की। एक्चुअली में इस पूरे ट्वीट का सार है कि मोदी और अमित शाह ने मुझे काफी तेज लात मार दी है। मतलब इमेजिन करो, अमित शाह और नरेंद्र मोदी कितने क्रूअल टाइप के नेता होंगे कि जिस बंदे के नाम पर ये लोग बिहार में इलेक्शन लड़े, एंड जेडीयू की भी काफी सीट्स आई एंड बीजेपी की भी काफी सीट्स आई, उस बंदे को 6 महीने भी यहां पर सीएम नहीं रहने दिया जा रहा एंड लात मार के राज्यसभा भेजा जा रहा है। ऑलरेडी नॉमिनेशन भी कर दिया गया है, 2-3 दिन के अंदर भाई साहब राज्यसभा भी पहुंच जाएंगे। अब इसके ऊपर आपको दिखाना चाहता हूं, जेडीयू के नेता फूट फूट के रो रहे हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आपको लग रहा है कि नीतीश कुमार के जाने से बिहार की जनता रो रही है, किसी ने कल होली नहीं मनाया है। बिहार की जनता रो रही है, किसी ने भी कल होली नहीं मनाई है। बिहार की जनता का तो नहीं पता, लेकिन नीतीश कुमार डेफिनेटली कोने में बैठकर रो रहे होंगे। सुरेश चौहान के लिख रहे हैं कि सही समय पर सही निर्णय, हर किसी को कभी ना कभी जाना ही है। इसका मतलब मोदी जी को भी। सोशल मीडिया पर नीतीश कुमार के मीम्स बन रहे हैं एंड कांग्रेस के सपोर्टर ये कह रहे हैं कि अभी भी यहां पर कांग्रेस की सरकार बन सकती है, जेडीयू, आरजेडी, कांग्रेस। लेकिन अफसोस की बात, सारे नंबर्स मिलाकर भी ये सरकार नहीं बन पाएगी। अब नीतीश कुमार का जाना तो यहां पर पक्का हो चुका है, लेकिन सबसे बड़ा सस्पेंस ये है कि अब अगला बिहार का सीएम कौन बनेगा। मोदी जी का बस नहीं चल रहा होगा, नहीं तो मोदी जी सोच रहे होंगे मैं ही सीएम बन जाता हूं, मैं ही पीएम, मैं ही सीएम, मैं ही पीएम। इसी के साथ जेडीयू के अंदर काफी ज्यादा नाराजगी देखने को मिल रही है एंड लल्लन सिंह और संजय झा के मुर्दाबाद के नारे लगाए जा रहे हैं जेडीयू के कार्यकर्ताओं के द्वारा। काफी ज्यादा बगावत का माहौल है। ऐसा भी हो सकता है कि जेडीयू के अंदर ही यहां पर एक स्प्लिट देखने को मिल जाए, और अगर ऐसा हो गया तो डेफिनेटली एक बहुत बड़ा टर्न होगा बिहार की राजनीति के अंदर। इतना बड़ा भूचाल बिहार में, वो भी बंगाल के इलेक्शन से जस्ट पहले। अब आपके हिसाब से क्या होगा बिहार में, कौन बनेगा वहां का अगला मुख्यमंत्री? डेफिनेटली बीजेपी से ही बनेगा, लेकिन कौन बनेगा नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी भड़ास को जरूर निकालना। मैं आपसे मुलाकात करूंगा इस चैनल के अगले वीडियो में।